हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो वैसे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11th केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है और अब हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 भी अब बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है और ये चैप्टर हमारा अब ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप लोग शुरुआत से एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ें, इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो कि आपको आगे आने वाले अपने कई एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करेगा। तो अब ये है जो हमारा पार्ट 2 में हम लोग शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई तरह के 5 बेसिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो बेसिक लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था एंटोनी लैवेजियर ने 1789 में दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे पता चला था कि अगर कोई भी प्रोसेस जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसके मास में देयर इज़ नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। उस प्रोसेस में उसके मास में कोई भी तरह का चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर को ना ही बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फिर दूसरा पेज पे आएंगे हम लोग, दूसरे पन्ने पे आएंगे तो हमारा दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस में ये जो लॉ था इसे दिया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। एक जो कंपाउंड में गिवन है वो हमेशा एलिमेंट्स को सेम प्रपोर्शन में रखेगा, अब उसके वेट के हिसाब से उसे सेम प्रपोर्शन में रखेगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने नेचुरल सैंपल लिया कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज जो थी इन सब की ये सेम प्रपोर्शन में थी दोनों में। इस लॉ को कभी कभी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कह देते हैं। तीसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको दिया था डाल्टन ने 1803 में। इसका क्या मतलब होता है कि जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। जो मास एक एलिमेंट का जो मास होता है जब वो कंबाइन करता है फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये रेशियो ये एक रेशियो में होता है, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर का जो रिएक्शन है वो 2:16:18 यानी 2:32 के रेशियो में करें। हाइड्रोजन पर एक साइड था तो 16:32 ऑक्सीजन का रेशियो, और 1:2 भी कह सकते हैं इसे। अब चौथा लॉ है वो है गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ जो था इसे दिया था गे लुसाक ने 1808 में और इससे पता चला कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं या फिर वो जब केमिकल रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती हैं तो वो भी जो फॉर्मेशन करती हैं वो सिंपल रेशियो में करती हैं, वॉल्यूम की सिंपल रेशियो से करती हैं सारी गैसेस जब कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये हमें इसकी कंडीशन दे दी गई है। अब नीचे है गे लुसाक डिस्कवरी ऑफ इंटीग्रल रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ये जो इन्होंने डिस्कवरी करी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। गे लुसाक के लॉ को बहुत अच्छी तरह से एवोगाड्रो ने 1811 में बताया था। पांचवा और आखिरी लॉ हमारा है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ 1811 में आया था। इन्होंने बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज आर द सेम टेम्परेचर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर कोई गैस इक्वल वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मतलब जितनी गैसेज इक्वल वॉल्यूम में होती हैं एक सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर जो होंगे वो भी सेम होंगे। एवोगाड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक। उन्होंने जो रिजल्ट अपना दिया था उन्होंने ऐसे दिया था जब उनको पता चला कि जो उन्होंने मॉलिक्यूल्स दिए थे वो पॉलीएटॉमिक। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे Avogadro's proposal was published in the French journal de Physique। इनका जो प्रपोजल था जिन्होंने बनाया इसको फ्रेंच जर्नल de Physique में प्रपोज किया गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में ये जो ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम मीनिंग इंडिविजुअल डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस अ ग्रीक फिलोसोफर। एक नए तरह का आइडिया का ओरिजिन, ये इस आइडिया का ओरिजिन की मैटर जो है वो स्मॉल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, एटॉमियो जिसका मतलब आगे नहीं तोड़ा जाता, एक ग्रीक वर्ड है। इससे हमारी एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत हुई। 1808 में डाल्टन ने एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी प्रपोज करी जिससे मैं बताया कि मैटर जो है वो इंडिविजुअल एटम से बना हुआ है। ऑल एटम जो होते हैं गिवन एलिमेंट के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो फिक्स रेशियो में फॉर्म होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं
वो इन्हीं एटम्स के रिऑर्गेनाइजेशन पे इन्वॉल्व होती हैं, ना ही ये मिटाई जा सकती हैं और ना ही अपने आप रिड्यूस की जा सकती है। डाल्टन्स थ्योरी ने हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है एटम का, वो बहुत 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 ही छोटा होता है, क्योंकि एटम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या करा है, कार्बन 12 एक आइसोटेप ले लिया कार्बन का, और इसको रिप्रेजेंट इन्होंने करा ऐसे 12C से, ऐसे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। उन्होंने कहा 1 AMU जो होगा, 1 AMU जो होगा वो होगा 1/12 टाइम्स द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, ये मास है यहाँ पे, मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक, ऐसे उन्होंने बता दिया। तो जो AMU है इसको इन्होंने अब आगे आने वाले टाइम पे इन्होंने AMU को U से रिप्लेस कर दिया, जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो इन तीनों आइसोटोप को का एवरेज निकाल लें हम, तो वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे CH4 है, CH4 में C का एटॉमिक मास प्लस 4 × H का एटॉमिक मास जो होगा वो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा मीथेन का। वही फॉर्मूला मास क्या होता है? इन सोडियम क्लोराइड 1 Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज होगा? सच द फॉर्मूला सच NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। NaCl का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए होता है, ना कि मॉलिक्यूलर मास के लिए। इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट सिंगल एंटिटी। सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करती। अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसे बार पेज टर्न करना पड़ता है हमें। ठीक है, फॉर्मूला मास होता है सोडियम क्लोराइड का, वो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मॉलिक्यूलर मास कितना ही होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मोल वॉज इंट्रोड्यूस एज 7 बेस क्वांटिटी। मोल हमारी 7 बेस क्वांटिटी है। पता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे डिनोट करते हैं? मोल से। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as their atom in exactly 12 gram of that 12C isotope। एक मोल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस कितना अमाउंट अपने अंदर कितने पार्टिकल्स को प्रेजेंट रख सकता है, एग्जैक्टली 12 कार्बन आइसोटोप के बराबर। दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको एक सेपरेट नेम और सिंबल तक दिया गया है, जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर, जिसे Na से डिनोट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्यूडो एवोगाड्रो। एक तो नंबर बहुत बड़ा है, तो इसलिए अब हम इसको लिखते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और सिंप्लिसिटी के लिए कई बार लोग यहाँ पे 22 को जो लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 6.023 × 10⁻23, क्योंकि कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे 022 की जगह 023 करके भी इसको चला सकते हैं। अभी हम लोग 11th में तो इतना हम लोग कर सकते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और द कांस्टेंट एंटिटी, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम मोलर मास। अगर एक मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम में प्रेजेंट है तो उसे हम उसका ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज, अगर हम किसी को मास परसेंटेज निकालनी है किसी एलिमेंट की, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सिंपल। वहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, जो वेरियस एटम जो प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर उनका सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर रेशियो होता है। वहीं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये एग्जैक्ट बताता है कितना है। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो इसकी डिटेल वीडियो बनेगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसकी डिटेल वीडियोस चाहिए, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस मुश्किल से 15 सेकेंड्स में इसकी वीडियो आप तक जल्दी आ जाएगी, तो बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो द वर्ड स्टोइकियोमेट्री जो होता है ये डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, स्टोकियन और मेट्रॉन। स्टोकियन का मतलब एलिमेंट, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब जैसे एक ये इन्होंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी हमें यहाँ पे, CH4 + 2O2 गिव CO2 + 2H2। तो मीथेन और डाइऑक्सीजन जो है इसमें रिएक्टेंट, भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। तो कोफिशिएंट जो 2 के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, O2 के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, और वहीं H2O के आगे जो लगा हुआ है 2, इन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। मास मोल्स बनाता है, फिर मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स बनाएंगे, मोल्स मास बनाएंगे। मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी होता है, डेंसिटी में क्या बताती है?
कितने क्लोजली पैक्ड हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या? इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट द अमाउंट रिक्वायर्ड बैलेंस द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म एंड इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग। जिन्होंने कहा कि एक ऐसी रिएक्शन ले लीजिए, केमिकल रिएक्शन ले लीजिए जिसमें एक रिएक्टेंट बहुत अमाउंट में हो लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट हो वो लीस्ट अमाउंट में हो। तो जब लीस्ट अमाउंट वाला जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन में कुछ देर बाद, तो जो फर्दर रिएक्शन होगी वो अकर नहीं हो पाएगी। तो वो जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाएगा पहले और लिमिट कर देगा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्शन। अब रिएक्शन सोल्यूशन में कुछ मेन टर्म्स, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्लेन्ड मेनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: मास परसेंट और वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी। तो ये हमारे चारों मेन चीज़ है जिसे हमें पढ़ना है। अब आगे जब हम 12th में आएंगे तो हमें नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कई चीज़ें मतलब हमारे में जुड़ जाएंगी और इन सब के क्वेश्चंस अगर आपको डिटेल में चाहिए भी हम फॉर्म में बता देंगे, फॉर्म में समझा देंगे। लेकिन अगर आपको इन सब के क्वेश्चन डिटेल में चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। मास परसेंट क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू ए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे जीटा निकालता, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें जीटा ए पता चल जाएगा तो हम जीटा बी भी आसानी से निकाल लेंगे। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बड़े एम से कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो NaOH में है जो कि 0.2 इंटू 100 ml एंड इज रिमेन द सेम। अगर हम सॉल्वेंट को और डिल्यूट कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं सोल्यूशन में, चाहे हम तभी डिल्यूशन कर दें। मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट kg। अब हम इतनी देर से हमने आपको सारे फॉर्म बता दिए मेन फॉर्म के, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? जैसे कि अगर हम एक फ्लास्क लें, ठीक है, उसमें पानी डालें, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो कम क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्यूट होता है और जो हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो हम आपको इसी का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। डेंसिटी क्या है? जैसे डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस। इन्होंने कहा कि मोलार मतलब उन्होंने हमें बता दिया डेंसिटी ऑफ 3 मोलार, m मतलब यहाँ पे मोलारिटी दे रखी है। NaCl की डेंसिटी बता दी। मास ऑफ NaCl क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल लेंगे NaCl, मास अपॉन वॉल्यूम से NaCl निकाल लेंगे। तो पहले हमें मास ऑफ NaCl 1 लीटर सोल्यूशन, अभी हमें डेंसिटी दे रखी है, हमने मास 1 लीटर सोल्यूशन निकाला, ठीक है। फिर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? जितना हमारा ये वाला मास है उसमें से हम 1 लीटर का माइनस कर दे तो मेरे मास ऑफ वो मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास ऑफ वाटर का सॉल्वेंट बन जाएगा कितना वाटर का है। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया तो हमें क्या मिल गया? हमें अपना मोलालिटी मिल गई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और ये सब कुछ क्वेश्चन NCERT में हैं, अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, हम लोग इनकी डिटेल वीडियोस बना देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी हमने एक बड़ा चैप्टर खत्म कर दिया, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, और नेक्स्ट चैप्टर जाने से पहले उस चैप्टर का रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी हम लोग 2 दिन बाद इन वीडियोस को भी डाल देंगे, अपलोड कर देंगे 2-3 दिन बाद, तो जिससे आपको टाइम मिल जाए अपनी प्रिपरेशन करने का कि इन चैप्टर्स को आपको कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।